गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। हमारा आज का टॉपिक है जो हम आज करने वाले हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेस पे हम एमसीक्यू करेंगे और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम कल वाले जो वीडियो थी, मतलब कल जो हमारी क्लास थी, उसमें से हम कुछ ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं आज दोबारा। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई आ जाए। क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, फाई होती है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, फाई आ जाए। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, फाई की प्रोबेबिलिटी 0। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई ए है मेरा 1 2 3, बी है 4 5 6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इसको बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सहॉस्टिव इवेंट, अगर एक्सक्लूसिव के साथ साथ एक्सहॉस्टिव इवेंट भी हो तब हम क्या बोल देंगे, पूरा पूरा वो सैम्पल स्पेस बन जाएगा। जैसे ए बी, अब ए तो बी अलग अलग है, लेकिन अगर इनकी यूनियन कर दें तो वो क्या बन जाए, एस बन जाए सैम्पल स्पेस। अगर हम 1 2 3 4 5 6 की यूनियन करें तो वो क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है किसका, डाई का। तो ये मतलब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सैम्पल स्पेस बन जाएगा। इसलिए हम इसको nth में लिख सकते हैं, A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन En इज इक्वल टू बन जाएगा S। और हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ऑलवेज, इसकी 1, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी 0। क्लियर। फिर हम बात करते हैं इसकी, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट वो होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि ए का होना किस पे, बी के होने पे डिपेंड ना करे। यानी कि ए एंड बी क्या हो, आपस में डिसजॉइंट हो, मतलब इनका डिसजॉइंट ना हो, मतलब कि इसका होना इस पे डिपेंड ना करे। तो इसको क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए पी बी। ये रिजल्ट हमारा आगे इसमें टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बहुत ही यूज होगा। क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी। कल वाली क्लास में शायद मैंने इंटरसेक्शन नहीं लगाया, लेकिन आज दोबारा बता रहा हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए पी बी। क्लियर। हम आगे मूव करते हैं अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड। मान लीजिए दो इवेंट हैं, कोई ए एंड बी कोई दो इवेंट हैं, जिसमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी हो, निकालनी हो, और एक इवेंट ऑलरेडी क्या हो चुका हो, अक्कर हो चुका हो, ऑलरेडी अक्कर, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता हो और दूसरे की निकालनी हो। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमें पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी ए की निकालनी है, बी ऑलरेडी अक्कर है, तो क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय में जिसकी पता है पी बी। क्लियर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अक्कर, जिसमें बी क्या हो, अक्कर हो ऑलरेडी। अगर हम ऐसे ही निकाल लें पी बी वाई ए की, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में क्या हो जाएगा, अब ए की पता है तो पी ए। क्लियर। तो ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई में पी बी। अगर पी बी वाई ए निकालना हो तो पी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई में पी ए। क्लियर हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन रूल, अब देखिए हमने क्या किया था, पी ए बाई बी
किसके को लिखा था, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय में पी बी। अब हमें यहाँ से इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारा, पी ए डिवाइड बाय में बी इंटू में पी बी। इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पी ए इंटरसेक्शन बी सेम दूसरे टर्म में क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा ही आएगा। अब क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, बी वाई ए हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा साथ में। क्लियर, ये था मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की। अगर दो इवेंट ए एंड बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अब ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो तो हमने क्या किया था, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू में पी बी, यही किया था। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, पी ए वाई बी का, लिखा पड़ा ये इंडिपेंडेंट होता है। अब पी ए वाई बी क्या होता है मेरे को बताइए, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय में, अगर बी नीचे है, बी ऑलरेडी अकर है तो यहाँ पे डिवाइड में बी आ जाएगा। अब हमें पता है पी इंटरसेक्शन बी किसके को है, इसके, तो पी ए मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, पी बी डिवाइड बाय में पी बी। अब पी बी से पी बी कैंसिल, तो पी ए बाई बी किसके इक्वल आ गया, पी ए के इक्वल आ गया। इफ पी बी, यहाँ पे पी बी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखनी है, सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ए या पी बी क्या नहीं होने चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, जीरो से ग्रेटर होने चाहिए। और ऐसे ही हम बी वाई ए निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। जब कब आएगा, जब मतलब जब ए एंड बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर, चलिए आगे। अब क्वेश्चन है हमारा वन, इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट, ई एंड एफ क्या हैं, दो इवेंट हैं, एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ए ई वाई एफ, तो पी ई वाई एफ निकालना है हमको। क्या होता है पी ई वाई एफ, यानी कि एफ ऑलरेडी अक्कड़ है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगी दोनों की, नीचे जो अक्कर होता है पी एफ आएगा। लेकिन अब इसमें भी कंडीशन होती है, क्या, पी एफ जो है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, देखिए ये तो राइट है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, जीरो इक्वल दे रखा है, जीरो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ई एंड एफ बी इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस एज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इफ एस वाई एफ इज इक्वल टू पी वाई एफ, देन वैल्यू ऑफ पी एस वाई एफ। अब हमें पी एस वाई एफ की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे हम, देखिए पी एस वाई एफ किसके इक्वल दे रखा है, पी ऑफ एफ वाई एफ। अब हमें निकालना है ये, तो इसको तो हम छेड़ते नहीं, इसको ऐसे ही रख देते हैं पी एस वाई एफ। अब पी एफ वाई एफ पे लगा देते हैं, पी एफ वाई एफ पे लगाएंगे तो क्या होता है, किसके इक्वल, पी एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में एफ, पी एफ। अब पी एफ का इंटरसेक्शन एफ के साथ तो एफ ही होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पी एफ, नीचे क्या है, पी एफ, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आंसर क्या, 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई कितना दे रखा है हमें, पी ई दिया हुआ है 0.6, पी एफ कितना दिया है 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है 0.2। अब निकालना क्या है, ई वाई एफ, तो पी ई वाई एफ हमें पता है क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय में, नीचे जो होता है वही डिवाइड में पी एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिया हुआ है 0.2, पी एफ कितना है 0.3। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई दिया हुआ है कितना 0.5, पी एफ कितना दिया है 0.4 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है 0.3। अब निकालना क्या है, एफ वाई ए।
अब उल्टा है क्या, एफ वाई ए। पिछले क्वेश्चन में ई वाई एफ निकाला, इसमें एफ वाई ए। तो ऊपर इंटरसेक्शन क्या है 0.3, नीचे ई है तो नीचे पी ई आएगा, वो कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आ गया 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट हो गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ई एंड एफ बी इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इफ पी एस वाई एफ इज इक्वल टू पी एफ वाई एफ देन वैल्यू ऑफ पी एफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप खुद कर देना। इसका आंसर आएगा, बना भी किया था ना हमने सेकंड क्वेश्चन, तो ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पी ए दिया हुआ है कितना 7.11, पी बी है 6.11 और पी ए जूनियर वी दिया है 8/11। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया हुआ, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ। आप हम इसको सीधे नहीं कर सकते कि ये इंटरसेक्शन समझ के इसको कहीं पी ए वाई भी निकाल दे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। वो किससे आएगा, एडिशन रूल से। क्या से, एडिशन रूल से। एडिशन रूल क्या था हमारा, पी ए जूनियर बी किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए जूनियर बी की वैल्यू पता है हमें 8.11 बराबर में पी ए 7.11 पी बी 6.11। ये है 6.11 और माइनस में क्या पड़ा है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 13.11 और 13.11 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 और 6 13/11 और इधर रह जाएगा माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कितना बचेगा माइनस का 5.11 इज इक्वल टू माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो इंटरसेक्शन हमारा कितना आ गया 5/11 आ गया। अब हमें निकालना क्या है ए बाई बी। ए बाई बी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए बाई बी, तो इंटरसेक्शन ऊपर नीचे बी पी बी, तो इंटरसेक्शन क्या है हमारी 5/11। पी बी करेंगे, पी बी क्या है 6/11, तो 11 ऊपर डिवाइड बाय में 6, 11 से 11 कैंसिल, 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रही, तो यहाँ पे कर लो नन ऑफ दिस, यानी कि 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा 5.6। क्लियर। चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, पी ए कितना दिया हुआ है 1.5, पी बी 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी। अब हम सोचेंगे कि हमें इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, इंटरसेक्शन कैसे निकालें, ना तो हमें यूनियन दिया है ना हमें इंटरसेक्शन दिया है, तो हमें तो निकालना मुश्किल है क्या पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ध्यान से देखिए क्या है पी बी 0 है। अब हम अगर इस पे फॉर्मूला लगाएंगे हमारा पी ए बाई बी का, अगर इंटरसेक्शन को हम ऐसे रखें एज इट इज़, डिवाइड में क्या आएगा पी बी, लेकिन पी बी हमें पता है क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। पी बी 0 आ गया तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नॉट डिफाइंड। अगर पी बी कुछ और होता तब हमें चक्कर पड़ता कि हम इंटरसेक्शन कैसे निकाल लें, लेकिन जब हमारा पी बी ही 0 आ गया तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। पी बी 0 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया नॉट डिफाइंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ पी ए 5.13 पी बी 7.13 पी ए इंटरसेक्शन बी 3.13, तो निकालना क्या है पी ए बाय बी। तो देखिए
ऊपर क्या इंटरसेक्शन, अब बी नीचे है तो डिवाइड में पी बी। अब इंटरसेक्शन कितनी दी हुई है 3.13, पी बी कितना है 7.13, 13 से 13 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर 3 डिवाइड बाय में 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी रूल, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी बी पी ई वन पी बी डिवाइड बाई ई वन प्लस पी ई टू पी बी डिवाइड बाई में ई टू, सोन चलता रहता है कहाँ तक, एन टर्म्स तक, पी बी पी बी अपॉन ई एन। सॉरी यहाँ पे ई एन आएगा। अब समझते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया पहले, तो उसमें से एग्जांपल देखते हैं। चलो हम आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लीजिए हमने शॉपिंग करनी है, हम मार्केट गए, हमें शॉपिंग करनी है, हमने फर्स्ट शॉप देखी, यानी कि फर्स्ट शॉप क्या है ई, मतलब बी ने शॉपिंग करनी है। बी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शॉपिंग करनी है, वो मार्केट गया, सबसे पहले उसने ई1 शॉप देखी। अब वो ई1 देखी तो उसने दुकान सेलेक्ट कर ली, क्या ई1। अब वो क्या कर सकता है, पी ई1 से क्या कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, यानी कि पी ई1 तो ऑलरेडी सेलेक्ट है और शॉपिंग क्या कहाँ से कर सकता है, ई1 से। प्लस जा, फिर वो उसको ई1 नहीं जची तो उसने क्या किया, ई2 शॉप देखी। अब वो ई2 सेलेक्ट की उसने, ई2 से शॉपिंग कर सकता है। इसी प्रकार उसने P3 शॉप देखी तो PE3 से शॉपिंग कर सकता है। कहने का मतलब पहले हम सेलेक्ट करेंगे किसको, जो हमें मेन टारगेट दिया हुआ है, यानी कि मेन हमारा पर्पज है, उसको सेलेक्ट करेंगे। बाद में हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका क्वेश्चन। हमारे पास 3 बैग है। फर्स्ट बैग में 1 रेड 2 ब्लू, सेकंड में 2 रेड 3 ब्लू, इसमें 5 रेड 6 ब्लू बॉल है हमारी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड बॉल की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल की। अब हमारे पास बैग कितने हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। हम अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट करते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं E1, इसका रख देते हैं E2, इसका रख देते हैं E3। अगर हम E1 बैग सेलेक्ट करते हैं PE1, तो उसके बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 बैग है हमारे पास तो 1/3। क्लियर। अगर हम PE2 बैग सेलेक्ट करते हैं तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। और अगर हम PE3 बैग सेलेक्ट करते हैं, यानी थर्ड बैग सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। क्लियर हुआ। बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम बात करते हैं रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब रेड बॉल की क्या आ जाएगी, अब रेड बॉल अगर हम फर्स्ट बैग से निकालते हैं तो PR, R मतलब रेड बॉल, निकालते किससे हैं, फर्स्ट बैग से, PR/E1। वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 रेड बॉल, टोटल कितनी 3, तो 1/3। फिर हम निकालते हैं रेड बॉल किससे, सेकंड बॉल बैग से, तो PR तो निकाल ली है हमने, निकाल ली कौन से बैग से, सेकंड बैग से, तो क्या आ जाएगा 2/5। फिर बात करते हैं थर्ड बैग की। अब हमने रेड बॉल तो निकाल ली है, लेकिन निकाल ली किससे, थर्ड बैग से, E3 से।
तो E3 की इसमें क्या है 5 रेड और टोटल कितनी 11, तो 5/11। अब हमारे पास सारी चीज़ आ गई। अब हम इसको किस में फिल कर देंगे, हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले में। देखिए क्या आ जाएगा, वो क्या था हमारा फॉर्मूला P। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी P रेड की। तो क्या पहले तो हमने बैक की PE1, फिर रेड की P रेड अगर निकली कौन से फर्स्ट बैग से, प्लस में PE2 और निकली वो किससे सेकंड बैग से, यानी कि R निकली है E2 से, फिर प्लस में थर्ड बैग वाली आ जाएगी। अब PE1 बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/3, फिर इनटू में R रेड बॉल निकली फर्स्ट बैग से तो कितनी थी 1/3, प्लस फिर PE2 बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/3 एंड निकली कौन सी रेड बॉल 2 बैग से तो कितनी 2/5, फिर प्लस थर्ड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और निकाली कौन सी हमने थर्ड बैग से रेड 5/11। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो इस नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि हमारा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इफ़ 40% ऑफ बॉयज़ ऑप्शन फॉर मैथ। अब 40% बॉयज़ ने क्या किया, बॉय है पहले तो, और उन्होंने क्या चूज किया मैथ, ऑप्शन दिया उसने उन्होंने मैथ के लिए। अब 60% क्या है गर्ल, और उन्होंने ऑप्शन किसके लिए दिया मैथ के लिए। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मैथ इज चूजन इफ़ हाफ ऑफ द क्लास पॉपुलेशन इज गर्ल्स। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या, लेट EI बी द प्रोबेबिलिटी, क्या लेट EI बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉय और गर्ल। हमने EI की प्रोबेबिलिटी किसको सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्टिंग बॉय। हम बॉय और गर्ल में से भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना एक। फिर हमने प्रोबेबिलिटी A सेलेक्ट कर लिया, यानी कि A को सिलेक्ट कर लिया। लेट A बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्ट मैथ। क्लियर। EI प्रोबेबिलिटी किसको EI हमने किसको बोल दिया, सेलेक्ट करना बॉय और गर्ल में से, और A प्रोबेबिलिटी बोल दी हमने कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, मैथ सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, इतना हुआ। अब देखिए बॉय और गर्ल दो हैं, दो केस टोटल। तो हम अगर निकाल लें E1 यानी कि बॉय सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2, और गर्ल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी E2, वो क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर। फिर अब मैंने एक बॉय तो सिलेक्ट कर लिया, मतलब बॉय सेलेक्ट किया, लेकिन अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, यानी कि A उसने क्या सिलेक्ट किया मैथ। PA/E1 कितना आ जाएगा 40% था तो 40/100, क्योंकि टोटल तो हमारा 100 है। अब इसी तरह PA यानी कि A क्या है हमारा सिलेक्ट करना मैथ को, और E2 हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया किसको गर्ल को, तो वो आ जाएगा हमारा 60/100। अब हमारे फॉर्मूला क्या था, अब हमें निकालना है मैथ सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PA, तो वो क्या था PE1 कितना 1/2 इंटू में PA/E1 तो 40/100 फिर PE2 1/2 और इंटू में PA/E2 60/100। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4/20, ये आएगा 6/20, तो ये क्या आ गया टोटल 10/20, तो कितना आ गया कैंसिल करके 0.5। तो A ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट हो गया। क्लियर।
कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है बॉय और गर्ल में से एक को, फिर बॉय सिलेक्ट किया तो उसके मैच सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर गर्ल सेलेक्ट की तो उसके मैच सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंपनी ए प्रोड्यूस 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कोई ए कंपनी है वो क्या करती है 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। कंपनी बी है वो क्या करती है 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। फिर कोई कंपनी सी है वो क्या करती है 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अब हमें 3 कंपनियां दे दी, 3 कंपनियां दे दी ना, तो हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे कंपनी की, कि कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, लेट EI बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कंपनी। EI हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले सिलेक्टिंग कंपनी। जब तक हम कंपनी ही सिलेक्ट नहीं करेंगे हमें क्या पता चलेगा कौन सी में कितने डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कंपनी, उसके बाद क्या बोल देंगे, ए को बोल देंगे सिलेक्टिंग डिफेक्ट, ए को बोल देंगे क्या, सिलेक्टिंग डिफेक्ट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ इतना। इतना क्लियर। करें आगे मूव। तो मैंने देखो अब हमारे पास कितनी है, ए बी सी, 3 कंपनी है, तो मैंने निकाल ली सबसे पहली कंपनी को बोल दिया E1, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, PE2 उसकी 1/3, फिर तीसरी की PE3 1/3। ये तो आ गई मेरी कंपनी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/3 1/3 1/3। अब अगर मैंने कंपनी E1 सेलेक्ट कर ली तो उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, यानी कि PA/E1 डिफेक्टिव कितने हैं 10%, यानी कि 10/100। फिर PE2 मैंने E2 सेलेक्ट कर रखी है तो उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं PA/E2, वो कितने हैं हमारे 20%, यानी कि 20/100। फिर PE3 थर्ड कंपनी में कितने डिफेक्टिव हैं PA/E3, यानी कि 5/100, 5% डिफेक्टिव थे। अब तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी है तो हम इसको किस में पुट कर देंगे, हमारी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी है, डिफेक्टिव की, उसको क्या बोल रहा है PA। अब क्या होता है PE1 यानी कि पहली कंपनी 1/3। अब पहली कंपनी में डिफेक्टिव कितने हैं 10/100। फिर PE2 दूसरी कंपनी की प्रोबेबिलिटी 1/3, डिफेक्टिव कितने हैं 20/100। फिर PE3 कितने हैं 1/3 और डिफेक्टिव कितने हैं 5/100। क्लियर। ये होगा 10/300, ये होगा 20/300, ये होगा 5/300। 20 + 10 30 + 35/300। अगर इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.12। इसको आप कट करके देख लीजिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आपको समझाया, सबसे पहले हमने कंपनी सेलेक्ट की, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर जो कंपनी सेलेक्ट की उसका डिफेक्टिव प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो उसको बाद में हमने टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में पुट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलें आगे। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, PX NCX, इसको NCX भी लिख सकते हैं आप, NX भी लिख सकते हैं। P की पावर X, Q की पावर N-X। क्लियर। यहाँ पे जो N होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स। P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, फेलियर की। और अगर P दिया हो तो Q निकालना हो, क्या आ जाएगा 1 - Q, यानी कि P निकालना हो तो 1 - Q, Q निकालना हो तो 1 - P, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, P + Q किसके इक्वल हो जाएंगे 1 के, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारी 1 ही होती है। क्लियर। तो क्लियर हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। PX किसके इक्वल होता है, NCX, P की पावर X, Q की पावर N - X।
क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बनते हैं एग्ज़ाम में हर बार, क्या कि जो मीन होता है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होता है एन पी। मीन क्या होता है एन पी। अगर हम बात करें वेरिएंस की, वेरिएंस क्या होगा एन पी क्यू। वेरिएंस क्या होगा एन पी क्यू। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि रूट ऑफ वेरिएंस रूट ऑफ एन पी क्यू। ये 3 एमसीक्यू है। और चौथा एमसीक्यू क्या, अगर जो मीन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, वेरिएंस से। मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। ये 4 के 4 एमसीक्यू हर बार में पूछे जाते हैं कि मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी, वेरिएंस क्या होता है एनपी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि रूट ऑफ एनपी क्यू, और मीन क्या होता है वेरिएंस से ग्रेटर होता है। क्लियर, क्लियर हुआ इतना। आगे चलें। क्वेश्चन है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 5 दे रखा है, वेरिएंस 4 दे रखा है, देन द नंबर ऑफ ट्रायल इज। तो हमें पता है मीन क्या होता है एन पी, वो कितना दिया हुआ है 5, वेरिएंस बी, वेरिएंस बी कितना होता है एन पी क्यू, वो कितना है 4। अब हम इसको किस डिवाइड कर देते हैं इससे, तो एन पी क्यू डिवाइड बाय में एन पी, और इधर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय में 5। एन पी से एन पी कैंसिल, क्यू क्या आ गया 4/5। अब अगर पी निकाल लें तो वो होता है 1 माइनस क्यू, यानी कि 1 माइनस 4/5 तो आ जाएगा 1/5। अब नंबर ऑफ ट्रायल निकालने हैं तो एन पी कितना है 5, एन निकालना है तो एन पी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1/5 इज इक्वल टू 5। अब 5 उधर जाके मल्टीप्लाई तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन द मीन वैल्यू इज गिवन बाय। तो मीन हमने किया था भी क्या होता है एन पी, तो मीन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। हमें मीन पूछा है, एन नंबर ऑफ ट्रायल है, p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सेकेंड क्वेश्चन, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ p q एंड n आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, n नंबर ऑफ ट्रायल है, देन वेरिएंस इज गिवन बाय। हमने वेरिएंस किया था क्या होता है एन पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये सीधे सीधे रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस and failure being P and Q respectively and an trial being conducted, then what is the probability that x take value of x using binomial distribution। तो हमें binomial distribution का फॉर्मूला ही बताना है सिंपली, चाहे लिखा कुछ भी हो लेकिन बताना हमें क्या है binomial distribution बताना है। हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा क्या क्या पूछा है, binomial distribution पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला किया था पी एक्स स्मॉल एक्स एन सी एक्स, p की पावर x और q की पावर n माइनस x। देखिए इसमें से कौन सा है ये रॉन्ग। सेकेंड एन सी एक्स पी एक्स क्यू की पावर n माइनस x, ये करेक्ट। ये रॉन्ग क्योंकि इसमें p की पावर n माइनस x नहीं आएगा, q की पावर n माइनस x आएगा, और ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे। Question number 4, if P, Q and N are probability of success, failure and number of trials respectively in binomial distribution, what is standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। सबसे पहले मीन क्या होता है दोबारा रिवाइज करते हैं NP। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है NPQ। स्टैंडर्ड डेविएशन SD क्या होता है रूट ऑफ B, यानी कि रूट ऑफ वेरिएंस रूट ऑफ NPQ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। हमने रिजल्ट किया था चौथा रिजल्ट, क्या किया था मीन
ऑलवेज ग्रेटर किससे, वेरिएंस से। क्या किया था, मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो इसने पूछा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इक्वल होंगे, ट्रू है या फॉल्स, तो ये है फॉल्स, क्योंकि मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। मीन क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, वेरिएंस से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सुटेबल टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एम, फैक्टोरियल फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ एन, स्मॉल वैल्यू ऑफ एम, एनी वैल्यू ऑफ एम। तो जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो लार्ज वैल्यू के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लार्ज हो जाएगा तो हमें कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए तो हो नहीं सकता। फ्रैक्शन में कभी एन आ ही नहीं सकता। एनी वैल्यू ऑफ एन, एनी वैल्यू में हम क्या पता है, इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी तक ले सकते हैं ऐसे तो इन्फिनिटी तक भी हम नहीं ले सकते, एनी वैल्यू ऑफ एन भी हम नहीं ले सकते। तो जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ एन के लिए। किसके लिए, स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इन्होंने लैम्डा ले रखा है, हम किस में करते हैं, एम में। देखिए ई की पावर क्या होता है, माइनस एम, एम की पावर एक्स और डिवाइड बाय में एक्स फैक्टोरियल। आप चाहे यहाँ पे लैम्डा ले सकते हो, ये तो पैरामीटर है, कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हो। ए की पावर इन्होंने क्या लिखा, माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल। हमने क्या लिखा, ए की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल। क्लियर। और एक्स यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 कोई नंबर है, और लैम्डा मीन वैल्यू, मीन नंबर ऑफ अकर्नेस इन द इंटरवल, यानी कि लैम्डा क्या है, कोई पैरामीटर है। और ई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 2.71828। क्लियर। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है वो आगे बात करते हैं। चलो यही बात कर लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन एंड वेरिएंस की। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है ना, वो एम ही होता है, और जो वेरिएंस होता है वो भी एम ही होता है। यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू किसके होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो इक्वल नहीं होता, मीन ग्रेटर होता है, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन क्या होता है, एम, और वेरिएंस क्या होता है, एम, और मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। ये भी 3 रिजल्ट। और चौथा रिजल्ट क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमें पता है, रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि रूट ऑफ एम। तो ये 4 रिजल्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। 4 बाइनोमियल के थे, 4 ही पॉइजन के हैं। मीन एम, वेरिएंस एम, दोनों इक्वल, और स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट एम। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन द मीन वैल्यू इज गिवन बाय। मीन क्या होता है हमें पता है, एम, एम हमारा होता है एन पी, तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एन पी नहीं आएगा, ओनली एम होता है। जो उसमें क्या होता है हमारा, ये तो मीन एन पी किस में होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ओनली एम होता है। कौन सा एम, जो हमारा उसमें आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्स इक्वल टू एक्स क्या था हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स डिवाइड बाय में एक्स फैक्टोरियल। ये वाला जो एम होता है वो हमारा मीन होता है, एम। क्लियर। इफ़ एम इज़ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन वेरिएंस इज गिवन बाय। अब अगर मीन एम है तो हमें पता है मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन एम है तो वेरिएंस भी क्या आएगा, एम ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। द पीडीएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछा है, तो क्या किया था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स डिवाइड बाय में एक्स फैक्टोरियल। देखिए कौन सा, ई की पावर माइनस एम, एम की बाय एक्स, एक्स फैक्टोरियल ये है, नीचे एम की एक्स ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एम इज़ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
रूट ऑफ वेरिएंस। रूट वेरिएंस कितना है m, तो रूट ऑफ m, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे MCQ आपसे पूछ लेते हैं, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फिर 5th क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। क्या कह रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इक्वल होते हैं। तो हमने किया था मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है किसमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये क्या है, ट्रू। अगर इन केस ऑफ बाइनोमियल पूछा जाए तो मीन क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, वेरिएंस से। क्लियर। सो स्टूडेंट गाइस, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर भी करें, लाइक करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।